बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पूरा पोल खोलते हैं आज के किसने क्या किया पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ और किसका क्या हिस्सा था। ये तफसीलात बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको भी आप देखिएगा। दूसरा, इमरान खान साहब की जान को जो ख़तरा है उस हवाले से कुछ तफसीलात मेरे पास हैं। मुख्तलिफ़ लोग नाम भी ले रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के गिले शिकवे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बात तो सच है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जब भी कभी पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया तो जब तक डील नहीं हुई तब तक जिनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया उन्हें कभी वापस नहीं आने दिया गया। यानी मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन 2-3 मरतबा हो चुके हैं। हर मरतबा मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा डील करते हैं और डील करने के बाद वापस इक़्तिदार में आ जाते हैं। पहले डील करके पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, फिर दोबारा डील करते हैं, फिर दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं। वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट हैं मियां साहब और इनकलाबी कभी बन नहीं पाते, तो इसलिए इनके साथ डील करना आसान रहता है। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो भी डीलों के नतीजे में वापस आती रही है। यानी NRO लिया था जो पहला, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान वापस आई थी, उनके लोगों के केसेस माफ़ किए गए थे। नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डर, आपको याद होगा परवेज़ मुशर्रफ साहब ने यह टर्म यूज़ की थी और पीपल्स पार्टी को NRO का फ़ायदा हुआ था ज़्यादा, PMLN को ज़रा कम हुआ था, लेकिन NRO इन लोगों ने लिया था और ये वापस आ गए थे पाकिस्तान। इन्होंने अपने केसेस माफ़ करवा लिए थे। तो एस्टेब्लिशमेंट ने एक और रिजीम चेंज ऑपरेशन हाल ही में किया है और उसमें इमरान खान साहब को निकाला गया है इक़्तिदार में से और उस तमाम टोले को लाकर बिठाया गया है जिनके बारे में एस्टेब्लिशमेंट ने बड़े लंबे अरसे तक पाकिस्तान में ना सिर्फ इस बात के ऊपर ज़ोर दिया बल्कि इसको साबित किया कि ये लोग करप्ट हैं, इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान का जो है वो नुकसान किया है और लगातार किया है। तो अब इमरान खान साहब को जब निकाल कर इनको लाया गया तो पब्लिक ने रिएक्शन दिया। एस्टेब्लिशमेंट को पहली मरतबा एक रजीम चेंज ऑपरेशन बहुत भारी पड़ गया और ये जो ऑपरेशन है ये इतना भारी पड़ गया कि एस्टेब्लिशमेंट ख़ुद परेशान है कि अब इसमें से निकलना कैसे है। अब वो इससे निकलने के तरीके तो ढूंढते हैं लेकिन इमरान खान साहब को वापस नहीं आने देना चाहते जब तक कि इमरान खान साहब से कोई डील उनकी नहीं हो जाती। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने शराइत बहुत कड़ी रखी हुई है। यानी अभी उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि जिन लोगों ने उनके ऊपर फायरिंग करवाई है उसमें वो 3 लोगों के नाम लेते हैं, उनमें से एक ऑफिसर है, उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि उनको जब तक नहीं हटाया जाता तो कैसे ताली एक हाथ से बच सकती है, ताली 2 हाथों से बचनी चाहिए। इमरान खान साहब अपने मामले में भी एक्शन चाहते हैं। दूसरी जगह पूरी पाकिस्तान की कौम जो है वो अरशद शरीफ शहीद के मामले के अंदर भी उनकी वालदा का जो एक दरख्वास्त है वो उसके ऊपर देख रही है कि उसके ऊपर कब FIR होती है और कब कार्रवाई होती है उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने अरशद शरीफ शहीद के लिए पाकिस्तान की सरज़मीन को तंग किया था। तो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इमरान खान साहब को वापस तो आने नहीं देंगे, उनके लिए हालात को मुश्किल किया जा रहा है। 9 तारीख एक ऐसी तारीख है जिस तारीख को इमरान खान साहब को पेश होना है इस्लामाबाद की अदालत में। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बड़ी तादाद में गिरफ़्तार किया जा रहा है। ख़ास तौर पे उन लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है जो लोगों को इकट्ठा करते हैं, मोटिवेट करते हैं और लोगों को लीड करते हुए इमरान खान साहब के इस्तकबाल के लिए पहुँचते हैं। ये ज़्यादा मुश्किल रहेगा नहीं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से बड़ी तादाद में लोग भी इमरान खान साहब के साथ आ सकते हैं। तो लोगों को लाना इमरान खान साहब के लिए मसला नहीं है, जितने मर्जी लोगों को गिरफ़्तार किया जाए इस्लामाबाद में या बाकी शहरों में। निगरान हुकूमतें अगर इस तरह की गिरफ़्तारियाँ करेंगी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इस्लामाबाद के 27 किलोमीटर में शहबाज शरीफ की हुकूमत है तो वो अपनी हुकूमत को इस्तेमाल करते हुए कुछ भी कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि वो बहुत सख्ती करने जा रहे हैं और अब कुछ रूल्स भी वज़ा किए गए हैं कि लिस्टें मांगी गई हैं कि कितने लोग अंदर आएंगे, कैसे आएंगे, सहाफ़ी कितने आएंगे, इमरान खान साहब के साथ कितने वकला होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वकला की एक बहुत बड़ी तादाद वो भी इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। तो इतना आसान रहेगा नहीं, इतना आसान रहेगा नहीं इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती करना। लेकिन अगर उनके ऊपर खुदा न खास्ता दोबारा कातलाना हमला किया जाता है तो इमरान खान साहब ने ना सिर्फ पहले से एक वीडियो रिकॉर्ड करवा रखी है, मैं जानता हूँ, और ना सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड करवा रखी है बल्कि इमरान खान साहब के पास दीगर भी बहुत सारी जगहों पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है और उनके ख़िलाफ़ अगर कोई भी ऐसा कदम उठाया जाता है खुदा न खास्ता तो जो कदम उठाने वाले हैं उनके बचने के इम्कानात भी नहीं होंगे। इमरान खान साहब का जो है वो ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पहले ही बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार है।
इकॉनमी पाकिस्तान की बिल्कुल डाउन है। इसहाक डार साहब ने उसकी कैसी तबाही की, अभी मेरे पास पूरी एक रिपोर्ट बनी है, हम ये रिपोर्ट आपको भी पढ़ के सुनाएंगे। बड़ी तफसीली एक जो है वो एक रिपोर्ट है और इसके अंदर वो फैक्ट्स हैं जो आप हैरान हो जाएंगे सुनने के बाद। यानी आपको लगेगा कि मरीम नवाज़, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार या पीपल्स पार्टी के लोग, बिलावल वगैरह, ये कैसे झूठ बोलते हैं और किस तरीके से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। ये रिपोर्ट में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब की जान को जो ख़तरा है, इसमें पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और लॉ इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं, उनको होश के नाखून लेने चाहिए। इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और उनकी इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मकबूलियत है और लोग उनको आने वाला वज़ीर-ए-आज़म देख रहे हैं। तो एक ऐसे शख्स की जान को ख़तरे में डालने की बजाय उनको बेहतर सिक्योरिटी फराहम की जाए, कम से कम उतनी सिक्योरिटी जितनी कभी काउंसलर भी ना बन पाने वाली मरीम नवाज़ साहिबा इंजॉय कर रही हैं। मरीम नवाज़ साहिबा के पास जो सिक्योरिटी है, ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी ज़्यादा है और जुलूस में लोग कम हैं। अभी वो गुजरांवाला का उन्होंने दौरा किया और किसी दोस्त ने ड्रोन के साथ एक फुटेज बनाकर भेजी। जिस वक्त मरीम नवाज़ साहिबा पंडाल में मौजूद थी तो सिर्फ थोड़े से लोग आगे मौजूद थे, मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज शरीफ साहब। ये मुझे एक बल्ती साहब हुआ करते थे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे बल्ती भाई, वो नवाज शरीफ साहब के कैमरामैन थे और वो हमेशा नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो बनाया करते थे। उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि मियाँ साहब के मैं पीछे इसलिए खड़ा होता हूँ कि मियाँ साहब को ये फ़ोटो बहुत पसंद आती है कि मियाँ साहब के कंधे के पास से फ़ोटो ली जाए और उनका चेहरा थोड़ा सा नज़र आए और सामने पब्लिक नज़र आए। तो उनको ये बहुत अच्छा लगता है, वो हमेशा इस तस्वीर को गौर से देखते हैं और इसको पसंद करते हैं कि उनके कान के पास से, उनके चेहरे के पास से कैमरा दिखाए और आधे स्क्रीन के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब का मुंह नज़र आए और सामने पब्लिक नज़र आए। अच्छा, जब कैमरा इस तरफ आता है ना तो आगे अगर बंदे 200, 300, 400, 500 भी खड़े हैं तो ऐसे लगता है जैसे हज़ारों लाखों लोग खड़े हैं। तो ये वो इस तरह की तस्वीरें बनाया करते थे। मरीम नवाज़ का कैमरा भी ज़्यादातर आप देखेंगे जब भी वो कोई शॉट आपके साथ शेयर करेंगी तो वो इसी तरह का होता है कि मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से ही कोई ना कोई व्यू दिखाया जा रहा होता है कि ये देख लें लोग ज़्यादा हैं। लेकिन जब एरियल व्यू अपने ड्रोन वाला देखा तो पता चला कि लोग तो बिल्कुल चंद लाइनों में थे और पीछे सारी कुर्सियां भी खाली पड़ी थी और कुर्सियों के साथ बिल्कुल सारा एरिया खाली था और बिल्कुल ऐसी जगह थी जैसे आप वहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हैं पीछे। तो मरीम नवाज़ साहिबा को गुजरांवाला ने भी मायूस किया। हालांकि गुजरांवाला वो इलाका है जहाँ से मरीम नवाज़ साहिबा को सबसे ज़्यादा पजीराई मिलनी चाहिए थी। जजेस पे कीचड़ उछालने का उनका सिलसिला जारी है। मैं आपके सामने एक फ़ैसला रखता हूँ। ये फ़ैसला आया था 7 अप्रैल 2022 को। इसमें जो जज साहिबान थे उनमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जिसके ऊपर बहुत इनके ऊपर एतराज़ है मरीम नवाज़ को, जस्टिस मदर आलम साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इन पे भी एतराज़ करते हैं ये लोग। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, इनके ऊपर इनका एतराज़ नहीं है, ये जज साहब जो हैं। तो आप देख लें कि उस बेंच में भी ज़्यादा जजेस वही थे जिनके ऊपर मरीम नवाज़ को एतराज़ है। लेकिन वो फ़ैसला क्योंकि इनको सूट किया तो इसलिए उसके बारे में इन्होंने कहा कि कानून का और आइन का और इंसाफ का बोलबाला हो गया। तो अब वही जजेस अगर आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दें तो ये कहते हैं आइन और कानून का बोलबाला नहीं हो रहा, इंसाफ नहीं हो रहा। फवाद चौधरी के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो जजेस को मैनेज करते हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि जो शख्स जजेस को मैनेज करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के, उसके ऊपर खुद जब मुकदमा हुआ बगावत का, गद्दारी का, तो वो शख्स लोअर कोर्ट से भी उसको इंसाफ मिलने में कितने दिन लग गए। इसका मतलब क्या है? अगर तो एक आदमी इतना ताकतवर है कि वो जजेस को मैनेज कर रहा है तो क्या वो इतने दिन तक अंदर रह पाएगा? क्या इतनी तकलीफ़ वो बर्दाश्त करेगा? अगर तो जजेस के साथ ताल्लुकात हों तो ये होता नहीं है। जजेस के साथ ताल्लुकात हों तो क्या होता है वो हमने देखा कि घर की बेसमेंट में होते हैं एक साहब, हमजा शहबाज साहब, और उनको ज़मानत मिल जाती है अदालत आए बग़ैर। हमने ऐसी और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। मैं अदलिया के बारे में कुछ ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान की अदलिया ने ऐसी बहुत सारी मिसालें छोड़ी हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। अब आ जाएं आपके इसहाक डार साहब के बारे में। किसने पाकिस्तान में ज़्यादा तबाही फैलाई? शौकत तरीन ने, मिफ्ता इस्माइल ने या इसहाक डार ने? 11 फरवरी 2022 को PDM ने ऐलान किया था कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। 8 मार्च को वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आए थे।
वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट जो हुआ था वो 28 फरवरी 2023 को हुआ था। यानी जब तहरीक अदम एतमाद आई तो उससे लगभग कुछ 8 दिन पहले 9 दिन पहले इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म पैकेज का ऐलान किया था, रिलीफ पैकेज, जिसमें लोगों को महंगाई से थोड़ा कम करने के लिए इमरान खान साहब ने इक़दाम किए थे। बिजली की कीमतों पर 5 रुपये सब्सिडी दी गई थी और पेट्रोलियम की कीमतें भी कम करने का इमरान खान साहब ने कहा था। इन इक़दाम को उस वक्त पाकिस्तान की मीडिया ने और पाकिस्तान की जो पीडीएम की जमातें हैं, पीपल्स पार्टी समेत, उन सब ने कहा कि ये पाकिस्तान की मईशत के साथ दुश्मनी है और इमरान खान साहब सिर्फ एक पॉपुलर कदम उठा रहे हैं, वो पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर देंगे। लेकिन फिर हुआ क्या? अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई। 10 अप्रैल को पीडीएम की हुकूमत बन गई पाकिस्तान में। इमरान खान साहब का जो पैकेज जो उन्होंने दिया था, वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज, जिसमें उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत को 10 रुपये और बिजली को 5 रुपये सस्ता किया था, इस पैकेज का इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 अप्रैल तक किया। यानी 28 फरवरी 2022 से लेकर 9 अप्रैल 2022 तक इस्तेमाल किया। और यानी ये बनते हैं 39 या 40 दिन बनते हैं, लगभग 40 दिन ही आप कर लें। तहरीक इंसाफ ने इस पैकेज को 40 दिन तक इस्तेमाल किया और तहरीक इंसाफ ने इस पैकेज के ऊपर 130 अरब रुपए खर्च किए। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हमने ये पैसा अरेंज कर रखा था और हमें पता था कि इस पैसे को कैसे मैनेज करना है और हमारी चीज़ें कंट्रोल में थी। इसके बाद आ गई हुकूमत मिफ्ता इस्माइल, शहबाज शरीफ की और पीडीएम की। तो इस हुकूमत ने इस पैकेज को कितने दिन तक इस्तेमाल किया, अब मैं आपको ये बताता हूँ। 10 अप्रैल से लेकर 3 जून तक, यानी इस पैकेज को बुरा कहते रहे पीएमएलएन वाले, पीडीएम वाले, लेकिन उन्होंने आते ही इस पैकेज को ख़त्म नहीं किया, बल्कि 10 अप्रैल इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने से लेकर 3 जून तक, यानी 44 दिन तक इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया, 40 दिन तक, और पीडीएम की हुकूमत ने इस्तेमाल किया 44 दिन तक इसी पैकेज को। इमरान खान साहब का हिस्सा 130 अरब है और पीडीएम का हिस्सा 156 अरब है। अगर तो उन्हें लगता था कि ये पैकेज जो इमरान खान साहब ने दिया गलत है, तो उन्हें आते ही इसको ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मिफ्ता इस्माइल साहब जब आए तो उन्होंने आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात शुरू किए और मुज़ाकरात उनके कामयाब भी हुए, लेकिन महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई। अगस्त में पाकिस्तानियों को 1 अरब 15 करोड़ डॉलर की किस्त मिल गई और 9वें रिव्यू जो है वो तय पा गया कि 9वां रिव्यू जो है वो नवंबर में होगा। इस बीच में इसहाक डार साहब की एंट्री हो गई। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और डायनामिक्स का दोबारा आगाज़ हो गया। डायनामिक्स कहते हैं डार साहब की इकनॉमिक्स को, क्योंकि उन्होंने खुद तो इकॉनमी पढ़ी नहीं है, मईशतदान वो है नहीं, एक्चुअली वो एक अकाउंटेंट हैं। तो उन्होंने अब डायनामिक्स एक मुतारिफ़ करवाई हुई है पाकिस्तान में, जो हमेशा तबाही फेरती है। मिफ्ता इस्माइल को फारिग करने के बाद 26 अगस्त 2023 को इसहाक डार साहब एयरफोर्स 1 के तैयारे पर लंदन से वज़ीर ख़जाना बनकर आ गए और वापस पहुंचे। बड़ा इनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। पाकिस्तान की मीडिया ने सर आंखों पर इनको बिठाया और बहुत बड़ी कंपेन चलाई गई डार साहब की कामयाबी के लिए। पहली तबाही जो डार साहब ने की, वो इन्होंने आते ही 6 अक्टूबर को वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुख्तलिफ सनतों के लिए 110 अरब रुपए की एक अनबजटेड एक सब्सिडी पेश कर दी, उसका ऐलान कर दिया। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने जो सब्सिडी दी थी वो गरीबों के लिए दी थी और ऐसे तबकात के लिए दी थी जो पिसे हुए तबकात हैं, जबकि डार साहब ने सब्सिडी दी थी ये सनतकारों के लिए दी थी और आईएमएफ इसके ऊपर नाराज़ हो गया। दूसरी तबाही डार साहब ने ये फेरी कि उन्होंने डॉलर को जो है वो अजीब व गरीब तरीके से कंट्रोल करना शुरू कर दिया, मसनूई तरीके से, और एक दरामदात का सारा निज़ाम उन्होंने दरम बरम करके रख दिया पाकिस्तान में। यानी जो पाकिस्तान के इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में डॉलर की प्राइस में फ़र्क है वो 30 से 40 रुपए तक वेरी करता रहा। यानी इतनी बड़ी तबाही डार साहब ने फेरी। इसकी वजह से जनवरी तक की बैरून मुल्क रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने पैसा भेजना बंद कर दिया या बहुत कम कर दिया और लगभग 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की कमी वाक़ई हुई जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क से पैसे पाकिस्तान में भेजते हैं उसमें। इतने पैसे आपको आईएमएफ से नहीं मिलने थे जितना आपने अपना नुकसान कर लिया। तो डार साहब की इस जिद की पाकिस्तान ने बहुत कीमत चुकाई। बाद में आईएमएफ ने कहकर उसको छुड़वाया तो 280 रुपए के आसपास कई डॉलर है। तीसरी तबाही जो डार साहब ने फेरी वो ये कि वो ये तासुर कायम करते रहे कि मुझे तो कोई परवाह ही नहीं है और मुझे आईएमएफ की कोई ज़रूरत नहीं है। सियासी फ़ायदे के लिए उन्होंने गैर संजीदा बयानात दिए
और एक अदम एतमाद पैदा हो गया। अब तमाम शराइत पूरी करने के बावजूद IMF खौफजदा हो गया था और अभी तक खौफजदा है कि ये लोग गैर संजीदा लोग हैं और ये बाद में वादे पूरे नहीं करेंगे, ये अपनी सियासत के लिए वादे तोड़ देंगे। इसहाक डार साहब हमेशा से ऐसी तबाही इकॉनमी के साथ फेरते रहे हैं। माजी में भी उन्होंने ये सारे तजुर्बात इसी तरह किए हैं और इस मरतबा भी वो पाकिस्तान की नैया डबोने के बहुत करीब ले आए हैं। डार साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा, लेकिन डार साहब का एक स्टेटमेंट है, उसमें डार साहब ने एतराफ़ जुर्म किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एतराफ़ जुर्म जनरल बाजवा की तरफ से किया है। इमरान खान को लाने वालों ने कहा खान साहब चंद माह और रह जाते तो मुल्क ख़त्म हो जाता। इसहाक डार, अब इसहाक डार और नवाज शरीफ इमरान खान को लाने का जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो जनरल फैज़ पे, जनरल बाजवा पे और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट पे लगाते हैं। तो इसका मतलब है कि डार साहब अब ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का ये कहना था, या ख़ास तौर पे जनरल बाजवा का ये कहना था कि इमरान खान अगर मज़ीद वज़ीर-ए-आज़म रहते तो मुल्क ख़त्म हो जाता। अब ये तस्दीक कर रहे हैं उस स्टेटमेंट की जो जावेद चौधरी ने दिया था बाजवा साहब से मंसूब करके, कि बाजवा साहब ने कहा कि इमरान खान रहता तो मुल्क ना रहता। अब आज इसहाक डार साहब ने भी वही बात कह दी है। पहले तो बाजवा साहब इस बात से मुकर गए थे, लेकिन अब कैसे मुकरेंगे, मुल्क के वज़ीर ख़जाना ने वही बात की है। तो इसको एक एतराफ़ जुर्म के तौर पे लिया जाए और डार साहब ने रजीम चेंज ऑपरेशन की एक बड़ी गवाही भी दे दी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।